हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम क्लास 12th का पार्ट 3 का और चैप्टर 3 का पार्ट 4 पढ़ते हैं। चैप्टर 3 आपका चल रहा था, चैप्टर 3 है मानव जनन, जिसका आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था शुक्राणु जनन, जिसमें हमने शुक्राणु की संरचना पढ़ी थी। ठीक है, वहाँ पे हमने नर भाग पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया था, यानी कि नर युग्मक जनन किस प्रक्रिया से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो हमने उसमें पढ़ा था। अब उसमें युग्मकों का स्थानांतरण, तो स्थानांतरण जब बताएंगे तो पहले हम पढ़ लेते हैं अंड जनन, यानी अंड जनन किस तरीके से बनते हैं। अंड जनन जिसको कहते हैं oogenesis। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि शुक्राणुओं के ही निर्माण को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। तो वैसे ही अंडाणुओं के ही निर्माण को अंड जनन कहते हैं। अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। ठीक है, अंडाशय में अंडाशय में ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, जब शुक्राणु बनते हैं, मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु जब बनते हैं तो ये यौवनावस्था आ जाती है पुरुषों में, उसके बाद प्रारंभ होता है। लेकिन जब अंडाणु बनते हैं, जब वो मादा भ्रूणीय परिवर्धन में होती है, उसी टाइम अंडाणु बनने लग जाते हैं। यानी कि जब मादा शिशु भ्रूणीय परिवर्धन में होता है, उसी टाइम अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी। ठीक है, यानी कि जब मादा किसमें होती है, भ्रूणीय परिवर्धन में, भ्रूण के अंदर होती है, भ्रूणीय परिवर्धन में, उसी टाइम उसके अंदर अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो कब तक बनता है, जब तक वो भ्रूणीय परिवर्धन में है। लेकिन जब वो बाहर आ जाती है, जन्म ले लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद अंडाणुओं का निर्माण बंद हो जाता है, और जो मातृ कोशिका बनती है, जिसको हम कहते हैं अंडजननी, oogonia। ठीक है, तो जो मातृ कोशिका बनी वो कई मिलियन में बन जाती है। जब तक बहुत होता है कई मिलियन, यानी कि अंडाणुओं का निर्माण कब तक होता है, जब वो शिशु भ्रूणीय परिवर्धन में रहेगी। इसके बाद क्या हुआ, जो मातृ युग्मक कोशिका बनी, मातृ युग्मक कोशिका, जिसको मैंने दूसरा नाम बोला अंडजननी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं oogonia। अब क्या होता है, यानी कि भ्रूणीय परिवर्धन हुआ, भ्रूणीय परिवर्धन में अंडाणुओं का निर्माण हुआ। अब उसके जन्म के पश्चात अंडाणु बनना बंद हो गया। फिर क्या हो रहा है, जो मातृ युग्मक कोशिका बनी, यानी जो मातृ सेल थी, उसकी जो मदर सेल थी या अंडजननी थी, जो उसकी oogonia थी, वो किस में बनी, भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही वे कई मिलियन संख्या में बन गई थी। किसमें बन गई थी, मिलियन में। ठीक है, वो मिलियन में बन गई थी। अब वो मिलियन में बनी, अब इसके बाद क्या होगा, जन्म के पश्चात अंडाणुओं का निर्माण तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो मातृ युग्मक कोशिका कई मिलियन में बनी है, उनका लगातार विभाजन होता है। आगे बात समझ में, यानी अंडाणुओं का निर्माण कब होता है, जब शिशु भ्रूणीय परिवर्धन में होता है। ठीक है, अब भ्रूणीय परिवर्धन के बाद जब जन्म ले लेता है, तो जन्म लेने पे जो मातृ कोशिका यानी मातृ युग्मक कोशिकाएं जो बनी, उनका वो कई मिलियन में बनती हैं। ठीक है, उसके बाद उनका क्या होता है, लगातार विभाजन होता रहता है। जन्म के पश्चात अंडाणु बनना तो बंद हो गया, तो अब क्या होगा, इनमें विभाजन होगा। विभाजन के पश्चात क्या बनेगा, ओवम, यानी विभाजन होगा, विभाजन के पश्चात ही अंडाणु बनेगा।
ठीक है, अब आगे हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर यानी विभाजन होता है वो किस तरीके से होता है। तो आपको ये तो पता चल ही गया कि मदर सेल बनती है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो भी ये निर्माण होता है ये सब किस में होता है, इसके अंदर होता है ना। मैंने इसका जब स्ट्रक्चर बनाया था तो थोड़ा रिमाइंड कीजिए, कुछ इस तरीके से बनाया था। है ना, यहाँ पे क्या थी, ये फिम्बरी थी। अब ये क्या था, अंडाशय। ठीक है, मैंने बताया था कि अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है, यही मादा का प्रथम लैंगिक जनन है। तो यहाँ अंडाणु का निर्माण हुआ और यहाँ गए। अब ये जो अंडाणु का निर्माण होता है यहाँ पे, ये कैसे होता है, तो मैं सिर्फ इस वाले स्ट्रक्चर को बताऊंगी। ठीक है, तो अभी वो स्ट्रक्चर ना बनाकर मैं पहले सारी प्रोसेस दिखाती हूँ कि वो होता किस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मदर सेल लेंगे जो है हमारी 2n, यानी जो मात्र युग्मक कोशिका बनी वो विभाजन होगा उसका, तो ये बनी 2n। ठीक है, अब इसमें विभाजन होगा अर्धसूत्री फर्स्ट। ठीक है, और ये कौन सी अवस्था होगी इसकी, पूर्वावस्था, पूर्वावस्था फर्स्ट। अब इसके बाद जो विभाजन होता है जहाँ पे प्राथमिक अंडक बनता है तो यहाँ पे 2n ही बनता है। लेकिन 2n क्यों बनता है, मैंने तो आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वहाँ पे हैप्लॉइड हो जाते हैं, यानी कि 2n नहीं अलग अलग 2 बनेंगे, यही तो बताया था। लेकिन यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पूर्वावस्था फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन जो है वो रुक जाता है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट होता नहीं है और इतनी ही दूसरी सेल बन जाती है। तो वो दूसरी सेल हुबहू जो मात्र कोशिका होती है उसकी कॉपी ही बनती है, यानी जितने क्रोमोसोम इसमें हैं उतने ही क्रोमोसोम इसमें होते हैं। आगे बात समझ में, तो इसको कहते हैं हम प्राथमिक अंडक, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल नहीं, इसको कहेंगे प्राइमरी सिस्ट। ठीक है, अब इसके बाद फिर से इसमें विभाजन होता है। ठीक है, अब विभाजन वही चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब विभाजन हुआ तो इसके ऊपर, यानी ये तो है युग्मक, अब इसके ऊपर एक लेयर आ गई इस तरीके से, ये तो प्राथमिक अंडक है ही, इसके ऊपर जो लेयर आई इसको कहते हैं प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक यानी प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, अभी यहाँ पे भी क्या है 2n ही है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट होगा, अब नेक्स्ट में क्या होगी, इसकी जो प्राथमिक पुटक है ये डबल हो जाती है, इसकी लेयर जो है वो कितनी हो जाती है, डबल। अब ये डबल हो गई तो इसको प्राथमिक ना कहकर क्या कहेंगे, द्वितीयक यानी सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब इसके बाद मैं इधर बना देती हूँ, इसके बाद जो होता है, अब इसके बाद ये जो लेयर होती है ये ट्रिपल हो जाती है, लगातार विभाजन चल रहा है, ये हो गई ट्रिपल। ठीक है, अब ये जो ट्रिपल हुई इसके अंदर जो युग्मक थे वो 2 भागों में विभाजित हो गया, एक छोटा और एक बड़ा, यानी एक छोटा बन गया और एक बड़ा बन गया, एक n और ये भी एक n। ठीक है, आई बात समझ में।
अब ये इसको कहेंगे तृतीयक पुटक, टर्सरी फॉलिकल। इसके अंदर जो बना ये छोटा वाला जो होता है इसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी कि प्रथम ध्रुवीय पिंड। और सेकंड जो होता है इसको कहते हैं सेकेंडरी अंडक, यानी सेकेंडरी अंडक, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी अंडक को क्या कहते हैं, oocyte, सेकेंडरी oocyte। आगे अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझो, यहाँ पे 2n, यहाँ पे 2n, 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 अब यहाँ तक 2n चल रहा था। ठीक है, जब द्वितीयक पुटक बन जाता है, यानी जब वो द्वितीयक पुटक बन जाता है तो प्राथमिक पुटक का जो अर्धसूत्री विभाजन है वो यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन कहाँ तक कंप्लीट हुआ, द्वितीयक पुटक तक। अब ये द्वितीयक पुटक तक आके कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे जब कंप्लीट हो गया अर्धसूत्री विभाजन तो जो कोशिका है वो दो भागों में विभाजित हो गई। यानी कि इसका अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ इस वाली स्टेज तक आने में कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 2n है, यहाँ पे भी 2n है। लेकिन जब द्वितीयक पुटक बन जाता है तो उसके बाद इसके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन चल रहा है वो कंप्लीट हो जाता है और जो कोशिका है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इसके आगे अब जो ये तृतीयक पुटक है, टर्सरी फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं ग्राफी पुटक, ग्राफियन फॉलिकल। अब सेल तो इसके अंदर वही रहेगी, एक बड़ी और एक छोटी। इसको इस तरीके से ठीक है। अब ये क्या बन गया, ग्राफी पुटक। क्लियर, ये बन गया ग्राफी पुटक। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब ये जो बनता है ध्रुवीय पिंडक, यानी फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनती है, इसका कोई वर्क नहीं होता है। ये क्या करती है, जब ग्राफी पुटक बन जाता है तो ग्राफी पुटक के बाद ये अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगती है, यानी जब इसका कोई काम ही नहीं होता तो ये अपने आप नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, सेकेंडरी पुटक बचता है। ठीक है, ये मतलब खत्म हो रहा है तो इसको मैंने हाफ दिखा दिया है। ठीक है, अब सेकेंडरी पुटक जो बना इसके ऊपर एक लेयर आ गई जिसको हम कहते हैं जोना पेरिओप्सिडा, जिसको मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि जो स्पर्म होता है वो जोना पेरिओप्सिडा को तोड़कर अंदर जाता है। तो यहाँ पे कौन सी आ गई, जोना पेरिओप्सिडा। ये तो वही है ग्राफिक पुटक, ये क्या है, जोना पेरिओप्सिडा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद ये जो ग्राफिक पुटक है ये क्या करता है, रप्चर्ड हो जाता है, यानी कि ये फट जाता है। और फट जाता है यहाँ से ये जो युग्मक बना ये क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ये बाहर निकल जाता है और इसी को कहते हैं हम ओवम या अंडाणु। आई बात समझ में? एक बार इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अंडजनन में क्या पढ़ते हैं हम कि जो अंडाणु बनते हैं वो भ्रूणीय परिवर्तन के ही समय बनते हैं। अब भ्रूणीय परिवर्तन जब जन्म ले लेता है तो उसके बाद अंडाणु का निर्माण बंद हो जाता है। ठीक है, तो जो मात्र कोशिकाएं बनी वो क्या करती हैं, लगातार विभाजन करके अंडाणु बनाती हैं। तो यहाँ पे ये जो मात्र कोशिका थी, ठीक है, अब इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, पूर्वावस्था फर्स्ट है ये। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन इसलिए कंप्लीट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट सेल बनती है वो 2n ही बनती है, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक अंडक, प्राइमरी सीड्स। इसके बाद ये तो प्राथमिक ही रहेगा, इसके बाद इस पे जो लेयर आ जाती है
इसको कहते हैं हम प्राथमिक पुटक। फिर इसके बाद एक और लेयर आ जाती है जिसको कहते हैं द्वितीयक पुटक। ठीक है, इसके बाद द्वितीयक पुटक तक आते आते अर्धसूत्री फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है और जो सेल है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पे आकर दो भागों में विभाजित हो गई। अब यहाँ पर आई, यहाँ पर आने पे क्या हुआ, जो तृतीयक पुटक था, जो टर्सरी फॉलिकल था, वो ग्राफिक पुटक में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफिक पुटक के बाद ये ध्रुवीय जो पिंडक है, फर्स्ट पोलर बॉडी, इसका कोई काम नहीं होता, तो ये अपने आप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब जो सेकेंडरी oocytes बना, यानी जो सेकेंडरी oocyte बना, यानी द्वितीयक पुटक अंडक बना, उसमें क्या हुआ, उसमें जोना पैलियोप्सिडा प्रेजेंट हो गई। एक लेयर आ जाती है, जोना पैलियोप्सिडा कहते हैं। फिर जोना पैलियोप्सिडा क्या करती है, नेक्स्ट लास्ट में पहुंच जाती है। तो इसके ऊपर जो ग्राफिक पुटक है ये क्या हो जाता है, रप्चर्ड हो जाता है, यानी एक स्थान से फट जाता है और ये जो द्वितीयक अंडक है ये बाहर निकल के अंडाणु बन जाता है। आगे इतनी बात समझ में। इसको हम इस तरीके के ग्राफ बनाकर इसमें शो कर सकते हैं, यानी यहाँ से इसको लेके यहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो निर्माण है ये अंडाशय में होता है और अंडाशय की शेप कुछ इस तरीके की होती है, तो हम इसको इसमें दिखा सकते हैं। मैंने इजीली वे में समझाने के लिए इसको इस तरीके से शो किया है। ठीक है, अब इसके बाद अंडाणु बन गया। अब अंडाणु बन के अब कहाँ जाता है, यानी कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी दोबारा। ये क्या होती हैं, यहाँ पे फिम्बरी होती हैं, 4 होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, अब ये जो अंडाणु बना, यहाँ पे बना अंडाशय में। अब ये अंडाणु, अब याद करो जब मादा जननांग को पढ़ा था तो मैंने काम बताया था फिम्बरी का वर्क क्या है। तो फिम्बरी क्या करती है, अंडाणु को अपनी ओर खींच लेती है, यानी अंडाणु इधर चला जाता है, फिम्बरी इसको अपनी ओर ले लेती है और यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक एम्पुलरी जंक्शन पर, जहाँ पे, चलो पूरा ही बना लेते हैं, तुम्हें समझ नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये स्थमस एम्पुलरी जंक्शन, यहाँ तक अंडाणु पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ से एंटर करता है स्पर्म और वो एंटर करके कहाँ पर जाके मिलता है, स्थमस जंक्शन पे ही मिलता है अंडाणु से। अब ये क्या करेगा, जोना पैलियोप्सिडा को तोड़कर अंदर एंट्री कर लेता है और यहाँ पे एक एन पहले से था, एक एन और चला जाता है तो यहाँ बन जाता है 2n। ठीक है, और जहाँ पे 2n बन जाता है तो वहाँ बन जाता है जायगोट। यही तो प्रोसेस है, यानी कि n प्लस n दोनों ने मिलकर क्या बनाया, 2n, और जहाँ पे 2n मिले वहाँ क्या बन गया, जायगोट। अब ये जायगोट की प्रोसेस होती है रूढ़ी अवस्था में जाकर विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। आई इतनी बात समझ में, यानी अंडाणु यहाँ से गया, फिम्बरी ने उसको अपनी ओर खींचा और उसको कहाँ तक पहुँचा दिया, स्थमस एम्पुलरी जंक्शन तक पहुँचा दिया। जो मैंने पहले ही बताया था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्राणु अंडाणु से कहाँ पर मिलता है, स्थमस जंक्शन पर जाकर मिलता है। यहाँ से एंटर किया शुक्राणु ने और वो मिला अंडाणु से जाकर स्थमस एम्पुलरी जंक्शन पर। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका अंड जनन का भाग खत्म हो गया, यानी अंड जनन एक टॉपिक था जो आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप एक डायग्राम से शो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अंडाणु कुछ इस तरीके से है, ये क्या है, उसके ऊपर लेयर जोना पैलियोप्सिडा, इसमें अंदर है अंडाणु। ठीक है, अब क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा सेकंड। कौन सा होगा, सेकंड, यानी जोना जब अंडाणु स्थमस जंक्शन पर पहुंच जाता है तब अंडाणु में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है और ये
सेकंड होता है तो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब इसके ऊपर की जो जोना पेलोप्सिडा है, स्पर्म ने एंट्री की, जैसे यहाँ से इसको तोड़ दिया और यहाँ से क्या करा, स्पर्म इस पे पहुंचा और यहाँ जाकर किससे मिला, इससे मिला, और यहाँ एक एन इसका था और एक एन इसका था, दोनों बन गए 2n और 2n ने मिलकर बनाया क्या, जायगोट। ठीक है। द्वितीय ध्रुवीय पिंड, यानी जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी वो तो नष्ट हो गई, अब अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड में आकर उसने सेकंड पोलर बॉडी बनाई। अब सेकंड पोलर बॉडी ये क्या होती है, सेकंड पोलर बॉडी से जाके जो स्पर्म था वो इससे जाके क्या करता है, मिलता है और मिलके क्या बनाता है, 2n बनाता है, यानी एक जायगोट बना लेता है। यहाँ पे आपका oogonia था, यानी कि जो आपका oogenesis पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले पार्ट में हमने युग्मक जनन पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके पढ़ लिए मादा के, ये सब इसमें हमने कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है। अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।